गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड के कंपोजिशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ने वाले हैं। और इसी के जस्ट बाद हम लोग शुरुआत करेंगे किस टॉपिक का। हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप का। ठीक है, तो उम्मीद है कल ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग नया एंडोक्राइन, नर्वस और रेस्पिरेटरी तीन मेजर सिस्टम बच रहे हैं। तो चलिए आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये तीसरा पार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए शुरू करें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। रोशन, धीरज, कुंदन, आइए कुछ आज बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कुछ। हाँ, आज मौसम लखनऊ में बड़ा बेहद खराब मौसम है। ठीक है, तो चलिए आरबीसी के बारे में सबसे पहले हम लोग आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी, ठीक है। अच्छा, आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? रेड ब्लड, या इसी को हम लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं इसके नाम से जानते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। ओके, अब कुछ चीजें एक एक करके। चलिए शुरुआत करें। रेडी हैं आप लोग? सभी लोग के पास आवाज आ रही है ना? चलिए, आवाज आने लगे तो बताओ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है, आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो आरबीसी का अन्य नाम क्या है? अदर नाम क्या है? तो आरबीसी का अन्य नाम जो है क्या है? इरिथ्रोसाइट। बताइएगा। इरिथ्रो, आरबीसी का अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। ये आरबीसी का अन्य नाम है, इरिथ्रोसाइट। अच्छा, आरबीसी की उत्पत्ति कहां होती है? आरबीसी की उत्पत्ति कहां होती है? आरबीसी का निर्माण कहां होता है? उत्पत्ति कहां होती है? तो यहां पर आता है रेड बोन मैरो। हाँ, आरबीसी की उत्पत्ति होती है लाल अस्थि मज्जा में। इसको क्या बोलेंगे? लाल अस्थि मज्जा। देखो, अस्थि मज्जा कहां पे है? जो हमारे शरीर की बड़ी हड्डियां होती हैं, उन्हीं हड्डियों के अंदर गुहा में नई नई कोशिकाएं होती है। जो मातृ कोशिका है वही जो है आरबीसी का निर्माण करेगी। उसमें जो रेड कलर की है वो लाल अस्थि मज्जा कहलाती है और वही आरबीसी का निर्माण करेगी। जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो उस समय भ्रूणी अवस्था में क्या होता है? उस समय आरबीसी का निर्माण कौन करता है? स्प्लीन करता है, प्लीहा करता है। तो भ्रूणी अवस्था में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम भ्रूणी अवस्था में बात करें, भ्रूणी अवस्था में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यही काम स्प्लीन का है,
प्लीहा का है। अच्छा, कुछ दिन यकृत भी करता है, कुछ दिन यकृत भी करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे चलें। अगर 2 के बाद तीसरा पॉइंट, आरबीसी की उत्पत्ति हो गई, आरबीसी का अन्य नाम हो गया। अब यहां पर क्या है, तीसरा जो पॉइंट है, हाँ बिल्कुल, तीसरा जो पॉइंट है आपका वो ये है कि आरबीसी की संख्या कितनी है, आरबीसी की संख्या कितनी है, आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की संख्या, आरबीसी की जो संख्या है वो 40 लाख से लेकर 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, यानी हम इसको कह सकते हैं 4 मिलियन से 5.5 मिलियन पर डेसीलीटर। डेसीलीटर, ये यूनिट ध्यान दीजिएगा, डेसीलीटर, ठीक है ना। कितना है, इतना पर डेसीलीटर, पर डेसीलीटर। अब इससे कभी आरबीसी पढ़ा रहे हैं ना, तो आरबीसी पढ़िए, डब्ल्यूबीसी पढ़ाएंगे तो पूछिए, ठीक है। हाँ, तो आरबीसी की संख्या इतनी होगी, आरबीसी की उत्पत्ति हो गई, आरबीसी का अन्य नाम हो गया। अब बताइएगा, आरबीसी में, आरबीसी के बारे में अगर कहें तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित, आरबीसी में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसी में हीम पाया जाता है, इसी की वजह से ब्लड किस रंग का होता है, लाल। लाल होने का कारण हीम रंजक है, जो ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन, जो आरबीसी में, हाँ, प्रोटीन होता है। ये आरबीसी में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन है और आरबीसी में उपस्थित है, ठीक। हीमोग्लोबिन क्या है, स्प्लीन एक अंग है, आर्गन है, सानू आर्गन है, बिल्कुल एक अंग है जो आपके उदर गुहा में पाया जाता है। ओके, आगे चले। हीमोग्लोबिन के बारे में इतनी बात समझ में आ गई कि प्रोटीन होता है। और देखो, प्रोटीन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये क्वाटनरी प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, क्वाटनरी। अगर हम हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछें, हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो हीमोग्लोबिन मेल में और फीमेल में, ठीक ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग अलग होती है। मेल में 13 से 15 और फीमेल में 12 से 14। हमेशा कोई भी चीज आए ना तो फीमेल में थोड़ा कम कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इतना ग्राम पर 100 ml, इतना ग्राम पर 100 ml, ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अच्छा, मेल ये है, ज्यादा वाला मेल होते हैं, कम वाला फीमेल होते हैं। सिंबल आपको ध्यान में रखना है, मेल में और ये फीमेल में। कोई डाउट तो है नहीं प्रोटीन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। और हीमोग्लोबिन के बारे में ऐसे समझिएगा, ये हीमोग्लोबिन है और यही हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा ना तो क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसी के कारण
ब्लड क्या हो जाता है, रेड होता है। तो ब्लड रेड कैसे होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 97% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। क्या होता है, 97%। तो 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन एंड 3% बाय ब्लड प्लाज्मा। तो 3% कौन करेगा, ब्लड प्लाज्मा, और 97% कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। 3% ब्लड प्लाज्मा करेगा और 97% कौन करेगा, ठीक ना। ओके, ठीक है। अब आगे चलिएगा। इसके बाद और भी आरबीसी के बारे में बहुत सारे पॉइंट है, उनके बारे में भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा आरबीसी के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। आरबीसी में न्यूक्लियस, आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित। केंद्रक जो होता है अनुपस्थित, एब्सेंट। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है। आरबीसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एब्सेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित है। और क्या अनुपस्थित है, लाइसोसोम अनुपस्थित है। और क्या अनुपस्थित है, तो माइटोकांड्रिया भी अनुपस्थित है, ठीक है। क्या अनुपस्थित है भैया, माइटोकांड्रिया भी अनुपस्थित है। तो आरबीसी इन सारी चीजों को नहीं लेकर रखता है। माइटोकांड्रिया भी आरबीसी में क्या है, एब्सेंट है। आरबीसी में गाल्जी बॉडी भी एब्सेंट है। ये सारे एब्सेंट है। आरबीसी में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है, लेकिन आरबीसी के एडल्ट स्टेज में, मैच्योर आरबीसी की बात हो रही है, मैच्योर आरबीसी की बात हो रही है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जो नया आरबीसी निर्मित हुआ उसी में, ठीक है। जब आरबीसी जो है, हाँ अच्छा, एक अंतर याद रखिएगा, हम मास्टर हैं, हमको डॉक्टर मत समझिएगा कि मेरा सर बढ़ गया है, मेरा कम हो गया है, गाजर खाएं कि मूली खाएं कि चुकंदर खाएं, ठीक है। तो बिल्कुल ओके, बाकी चीजें हैं, ठीक है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा अंतर समझते रहिएगा। तो मैच्योर आरबीसी में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। केवल आपको मैच्योर आरबीसी 120 दिन का आरबीसी है, तो शुरुआत के 10 दिन आरबीसी का नया जन्म है। अब 15-20 दिन के बाद आरबीसी एडल्ट हो जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आरबीसी में माइटोकांड्रिया नहीं है, गाल्जी बॉडी नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, नहीं है, ओके। अब आ गया, ये सारी चीजें हो गई। अब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहां पर नोट याद रखिएगा, कैमल, ऊंट, लेम्मा, देखिएगा ऊंट और बंदर की प्रजाति है दोनों, ये दोनों में आरबीसी, हाँ इनके आरबीसी में केंद्रक है, केंद्रक उपस्थित। अच्छा, ज्यादा अगर हो रहा हो तो बता दीजिएगा, कुछ पॉइंट हम कम कर देंगे, ठीक है। ज्यादा अगर देखिए आरबीसी के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन है, आपको लगे कि आरबीसी के बारे में ज्यादा हो रहा है तो कह दीजिएगा सर बहुत हो गया, अब आगे चलिए, ठीक है।
ठीक है, अब यहां पर क्या है, आरबीसी के बारे में एक और बात बताता हूं। आरबीसी के बारे में है कि आरबीसी की मृत्यु, जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, तो आरबीसी का मृत्यु स्थल कौन सा है, यानी आरबीसी की कब्रगाह कौन सी है। आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, क्योंकि देखिए हर एक कोशिका के पास लाइसोसोम होता है, तो वो जब वृद्धावस्था में आता है तो वो कोशिका ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोई कोशिका, जब कोई सेल एकदम प्री स्टेज में हो, माने हाँ उस समय जब शुरुआती स्थल में, शुरुआत के पोजीशन में होता है, क्या मैं बताना जा रहा था, हाँ जैसे हर एक कोशिका के पास लाइसोसोम होता है, और जब लाइसोसोम होता है तो कोई भी कोशिका, एक तरह से देखा जाए तो कोई भी कोशिका अपने आप नष्ट हो जाती है, लाइसोसोम नष्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो आरबीसी को, हाँ कब्रगाह की स्पेलिंग होती है ग्रेवयार्ड, ठीक ना। अब जिसके पास लाइसोसोम नहीं है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या कहलाएगा, स्प्लीन कहलाएगा। अब देखो जब आरबीसी, हाँ आरबीसी मान लीजिए डेड हो गई, मृत हो गई, तो आरबीसी जब मृत हो जाती है तो यहीं से दो पिगमेंट बनते हैं, एक का नाम बिलीरुबिन और एक का नाम बिलीवर्डिन। अब बात आती है कि ये दो पिगमेंट बनते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझिएगा। आरबीसी अगर मृत हो गई तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो आपके वर्णक बनेंगे, तो ये वर्णक तो लीवर में बनते हैं, और मैं पढ़ा रहा हूं कि आरबीसी के मरने से बन रहे हैं। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। तो यहां पर ऐसा तो नहीं है कि आरबीसी की मृत्यु यकृत में होती है, लीवर में होती है, क्योंकि अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं होगा कि आरबीसी की मृत्यु लीवर में होती है, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है। तो मुझे लिखने वक्त सोचना पड़ेगा कि आप क्या ये लाइन समझ पाएंगे। अगर आरबीसी की मृत्यु हुई, आरबीसी की जब भी मृत्यु होगी तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनेगा। अगर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनेगा तो जाहिर सी बात है आरबीसी की मृत्यु यकृत में भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, 80% आरबीसी की मृत्यु कहां होती है, स्प्लीन में, लेकिन 20% मृत्यु कहां होती है, आपके यकृत में। इसी वजह से, हाँ इसी वजह से लीवर में क्या बन जाता है, जब लीवर में मृत्यु होती है तो लीवर में क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बन जाता है। बात पकड़ पाए क्या, जो आरबीसी यहां मरेगा वो इसमें बदल जाएगा, और जो यहां मरेगा वो अन्य चीजों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलिए एक लाइन और है। आरबीसी के जो मृत्यु की प्रक्रिया है, इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो आरबीसी की मृत्यु की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। हाँ बिल्कुल, आरबीसी की मृत्यु की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब याद रहेगा, ओके, कोई डाउट तो नहीं है। आरबीसी में लाइसोसोम अगर होता तो आरबीसी को स्प्लीन में नहीं जाना पड़ता। किसी भी सेल में अगर लाइसोसोम होता है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में करोड़ों खरबों अरबों में कोशिकाएं हैं, सब स्प्लीन और आरबीसी में मरने नहीं जाती। आरबीसी में वही मरेगा जिस कोशिका के पास लाइसोसोम नहीं है।
लाइसोसोम किसके पास नहीं है? आरबीसी के पास। इसी वजह से आरबीसी की डेथ कहाँ होती है? वहां पे होती है। कहां पे? स्प्लीन में या लीवर में। आरबीसी की क्यों डेथ होती है? आपकी क्यों डेथ होती है? मनुष्य की क्यों डेथ होती है? डेथ क्यों होती है बताइए? जब कोई व्यक्ति या जब कोई अंग, कोई भी व्यक्ति या कोई भी अंग, जब हर एक व्यक्ति की, हर एक अंग की, हर एक वस्तु की एक आयु निर्धारित है, वो कब तक फंक्शनल होगा, उसकी चीजें कब तक कार्य कर पाएंगी। जब उसके कार्य करने की क्षमता एकदम कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो ये सर, सूर्य नहीं होता तो क्या होता, सर आप नहीं होते तो क्या होते, ये सब। ठीक ना? थोड़ा होश में रह के सवाल पूछा करो, ठीक ना? हाँ बिल्कुल, मैंने होश में रहने का मतलब ये है कि अब ये नहीं है कि हम पता चले आध्यात्मिक चीजें आपको यहाँ पे बताने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं ना, चीजें बिल्कुल। बता रहे भैया, आरबीसी का कार्य बता रहे हैं। अब आरबीसी का कार्य क्या है? अब बताइए, आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य है, फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए ना, हर एक कोशिका के अंग को ऑक्सीजन चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। ओके, अच्छा, आरबीसी का जीवन काल छूट गया है क्या? आरबीसी का जीवन काल छूट गया मेरे भाई, ठीक। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अब ये एकदम ऐसा नहीं है कि आप एकदम कलम लेके बैठ जाइए कि भैया आरबीसी 120 दिन पे मर जाएगी, ठीक ना। हो सकता है कि कोई आरबीसी जो है 100 दिन पे ही डेथ हो जाए, किसी की 110 दिन पे ही डेथ हो जाए। तो 120 दिन एवरेज है, ठीक है, एवरेज। हाँ है, ये ना है कि इसी दिन सारी घटनाएं घट जाएंगी, ठीक। अब देखिएगा, हाँ, ये आरबीसी का मुख्य कार्य है। दूसरा किसी कार्य पे अभी बताना उचित नहीं। अब देखिएगा, अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, कौन कौन चलेगा पहाड़ पे? नहीं चलेंगे आप लोग? कोई बात नहीं, हम अकेले घुमाएंगे भाई। नहीं मन है आप लोगों का तो पहाड़ पे मान लीजिए हम लोग गए, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे हैं भाई, इसको पेड़ माना जाएगा, ठीक है। अब पहाड़ों पे क्या होता है, ये आपका जमीन है और ऊपर के साइड में अगर पहाड़ पे कोई व्यक्ति जाता है तो पहाड़ पे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भारी है और कार्बन डाइ ऑक्सीजन भारी है, नाइट्रोजन हल्का है। तो ऊपर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28, ऑक्सीजन का 32। रोशन तुमको बहुत कुटेंगे। नाइस पेंटिंग, पेंटिंग तुमको नाइस लग रही है, बताते हैं। नीचे क्या होता है? नीचे जब हम रहते हैं तो दाब ज्यादा होता है, ऊपर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ऊपर के दिशा में, थोड़ा इसमें थिन लिखेंगे हम, ऊपर के दिशा में वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊपर क्या होता है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो पहला पॉइंट समझिएगा, ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर नेजल ब्लीडिंग होने लगती है। नाक से खून आ जाता है, ठीक ना।
खून को बेटा रुधिर बोल रहे हैं, तो मर्डरर समझोगे तुम लोग। ठीक है, हाँ। अच्छा मान लीजिए ये होता है एक काम, ऊपर जाएंगे दाब कम होगा तो नाक से ब्लड आ जाता है। दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ की बात बता रहा हूं, यहाँ की। अब यहाँ की मतलब और ऊपर चले गए घूमने, पता चला कि 2-3 पर्वतारोही यहाँ टहल रहे हैं, कुछ यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्टी हो रही है, अब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का स्तर कम, तो क्या होगा, पहाड़ों पे एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं कह रहे, एल्टीट्यूड कह रहे, ये नहीं कि एटीट्यूड समझिएगा। अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर जब आप पहुंचते हैं, अधिक ऊंचाई पर जब आप पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। और जहां ऑक्सीजन का लेवल कम है, जाहिर सी बात है वहां पर फिर क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक चीजें होंगी, आरबीसी की साइज बढ़ जाएगी, और दूसरी चीजें क्या हो जाती है, आरबीसी का निर्माण बढ़ जाता है। आरबीसी के निर्माण प्रक्रिया बढ़ जाती है। एक आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और दूसरी ये कहानी होती है। ठीक, अब क्लियर हो गया, ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है। जिसको ना समझ में एक बार बोल दे भाई। तो पहाड़ पे जाने पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो आरबीसी की अब इसी वजह से जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं उनका चेहरा गुलाबी होता है, ठीक है। तो फेस जो है पिंकी फेस होता है, पिंकी मतलब गुलाबी। तो गुलाबी चेहरा क्यों हो जाता है, गुलाबी चेहरा क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर आरबीसी की नंबर, आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। आरबीसी का बढ़ना मतलब एचबी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाना। और जब हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो चेहरा कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। लालू गलत दिन आ गए हो, तो एक दिन तुमको पहले पैदा होना चाहिए था क्लास में। कल आए होते तो ये हम बता देते कि कितना प्रतिशत, आज नहीं बताएंगे, कल वाली क्लास करो, ठीक है। कल पढ़ा चुके, ठीक। जो मास्टर आरबीसी को 6-7 पेज में पढ़ा रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी चीजें छोड़ देगा। अभी आरबीसी नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। चलिए, बस ये सारी चीजें हो गई। अगली चीजें, अब एक टॉपिक था उसको छोड़ देते, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसको क्या कहेंगे भाई, इसको ल्यूकोसाइट कहेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोसाइट। चलिए, ल्यूकोसाइट के बारे में पहले, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है।
अच्छा, इसका रंग क्या होता है? पहले तो इसका निर्माण बताइए, इसकी ओरिजिन कहाँ होती है? तो इसकी ओरिजिन भी होती है अस्थि मज्जा में, लेकिन येलो बोन मैरो में। कहाँ होती है? येलो बोन मैरो में, पीत अस्थि मज्जा में। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? पीत अस्थि मज्जा में। ओके, हाँ, पीत अस्थि मज्जा में होता है। अब अगर हम बात करें पीत अस्थि मज्जा में होता है, हाँ, अच्छा, आरबीसी का एक और चीज हमसे छूट गया था, सेप छूट गया था, आरबीसी का सेप। आरबीसी का जो सेप होता है वो द्विअवतल होता है, यानी बाई कॉन्वेक्स होता, बाई कॉनकेव होता है। कैसा होता है? बाई कॉनकेव, ठीक है, द्विअवतल होता है। अब इसका निर्माण हो रहा है येलो बोन मैरो में। कहां पे निर्माण हो रहा है भाई? येलो बोन मैरो में। इसकी संख्या देख लीजिए, इसका जीवन काल देख लीजिए, और सब कुछ देख लीजिए। तो इसकी संख्या कितनी होती है? इसका नंबर कितना होता है? इसका जीवन काल कितना होता है? बताइए, इसका जीवन काल कितना होगा भाई? 1 से 2 सप्ताह। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000 होती है, 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 10,000 प्रति डेसीलीटर। किसकी? आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, इस वजह से इनका आकार फिक्स नहीं होता है। किसी भी डब्ल्यूबीसी का आकार, कोई कोई किडनी शेप की है, कोई अलग शेप की है, तो हर एक डब्ल्यूबीसी का आकार अलग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले बात यह है, ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रोवाइड करती है। ठीक ना, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, ठीक ना। संक्रमण के समय क्या होता है? इन्फेक्शन के समय क्या होता है? इन्फेक्शन के समय डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं अगेंस्ट डिजीज, किसी भी रोग के अगेंस्ट ये आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता देंगे। तो ये आपने देखा कि डब्ल्यूबीसी जो है इनका काम क्या है, और यहां आपने देखा कि डब्ल्यूबीसी जो है इनके बारे में देखा कि यह कहां उत्पन्न हुए, कहां इसका बाकी सारी चीजें देखी। अब हम डब्ल्यूबीसी के थोड़े प्रकार पे चलेंगे कि डब्ल्यूबीसी का प्रकार कितना होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार पे आते हैं, आइए चलते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार में जो पिछला प्रकार पढ़ाया था उसको ध्यान से आपको याद रखना है। एक प्रकार था एक ग्रेन्युलोसाइट,
अकड़िकामय, और दूसरा होगा ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा क्या होगा? ग्रेन्युलोसाइट। एक होगा अकड़िकामय और दूसरा होगा कड़िकामय। ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ठीक, अब देखिएगा जो ग्रेन्युलोसाइट है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं बेसोफिल। क्या कहते हैं भैया? बेसोफिल। दूसरे को हम कहते हैं इओसिनोफिल, और तीसरे को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और इसका 2 होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। इनको हम कहते हैं क्या क्या? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक पार्ट को हम कहेंगे मोनोसाइट और दूसरे को हम कहेंगे लिम्फोसाइट। यहां पर हिंदी में नहीं लिखा है, तो इसको हिंदी में ऐसे ही हिंदी होती है। मोनोसाइट की हिंदी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट की हिंदी लिम्फोसाइट। ठीक है ना? तो आप देख लीजिएगा भैया। अनूप हो गया। बायोलॉजी का खत्म करने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा घर बन जाएगा क्या? कल खत्म कर दे क्या? इसे क्या मतलब है कि कब खत्म होगा? गजब लड़का है, मतलब पहली बार नजर आ रहा है और पहली बार हाँ बोल चुके हैं। हर वीडियो आप देखेंगे तो हर वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या प्लान है मेरा। हर बातें हैं, हर बात हमने बताई है। मुझे लगा कि बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ाना है। दूसरी क्लास फिजिक्स की पढ़ाने जा रहे थे, रेलवे वाले बच्चे को वहां बोल दिए कि वहां जुड़ जाइए। इससे क्या होगा कि आपका दोनों टॉपिक, दोनों चीजें जल्दी खत्म होंगी। हम इनकी भलाई के लिए रात में 11 बजे जाओ, सुबह इनके लिए जल्दी आके भैया जैसे भी हो जाए, ठीक है। लेकिन इनको क्या है, अलग कहानी। चलिए शुरुआत करते, बस ध्यान दीजिएगा। ये जो होते हैं 60 से 70% होते हैं। कितने होते हैं? 60 से 70, सर्वाधिक। सबसे अधिक यही होते हैं, इन्हीं का बस ध्यान पे रखिएगा, सर्वाधिक। और इनका काम क्या है? रोगाणुओं को भक्षण करते। रोगाणुओं का भक्षण। माने ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू रोगाणुओं को खाएंगे। बेसोफिल की बात करें, सबसे कम पाया जाता है, 2 से 3%। और बेसोफिल क्या करता है? इसका भी काम भक्षण का है। ये भी रोगाणुओं को खाएगा, फैगोसाइटोसिस, रोगाणुओं को खाएगा। और क्या करेगा ये? तो इसका एक और काम है, ठीक ना, ये एलर्जी में भी काम करता है। लेकिन एलर्जी के लिए मुख्य रूप से कौन सी है? तो एलर्जी के लिए मुख्य रूप से आपके शरीर में स्नोफिल है। ये एलर्जी में एक्सप्रेस होती है, एलर्जी में ये एक्सप्रेस होती है, ठीक है। एलर्जी में कौन एक्सप्रेस होती है, देख लीजिए। ठीक, इसको देखिएगा, ये लार्जेस्ट साइज होता है इसका, लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़े आकार की है, सबसे बड़े आकार की है, लार्जेस्ट साइज है। साथ में क्या होता है इसका? आकार तो बड़ा है इसका, लेकिन साथ में एक और बात है कि भैया जो मोनोसाइट है ये भी भक्षण करेगा जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को। तो ये भी बैक्टीरियोसाइडल होती है।
बैक्टीरिया को मारती है, बैक्टीरिया का भक्षण करेगी। ठीक है, अब इनके बारे में देखिए, ये स्मॉलेस्ट इन साइज, इसका नंबर सबसे कम है, कम संख्या में है, लेकिन आकार में सबसे कम कौन है? स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज, तो ये आकार में सबसे छोटी है। आकार में सबसे छोटी कौन सी है? तो आकार में सबसे छोटी आपकी लिम्फोसाइट, और यही एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, सबसे छोटे आकार की है, एंटीबॉडी का क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। ये इसका काम है। एंटीबॉडी आप जानते हैं किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए, संक्रमण को खत्म करने के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, ठीक ना। एड्स में क्या होता है? एड्स में एंटीबॉडी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा इस तरह से। WBC जो है आपका क्या हो जाता है? यहां पे समाप्त हो जाता है। ब्लड का 1%, ये ब्लड सेल्स का 1% कहोगे तो ठीक है, ब्लड सेल्स का 1%, ब्लड का तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, हमने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी। एक टॉपिक और है जिसको हम कहेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में, इसका अन्य नाम क्या है? अदर नेम। तो इसका अदर नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। साथ में अगर इसके बारे में और चर्चा करें, अदर नाम थ्रोम्बोसाइट है, इसके अलावा भी एक और बात आती है, इसको बिम्बाणु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बिम्बाणु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, इसका दूसरा नाम भी है बिम्बाणु, ये याद रखिएगा। ठीक ना। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कहां होती है? तो भैया जब सबकी उत्पत्ति बोन मैरो में हो रही है तो इसकी भी कहां होगी? अस्थि मज्जा में। जीवन काल क्या है इसका? जीवन काल कोई बताए, लाइफ स्पान बताए। इसकी संख्या कितनी है? इसका नंबर कितना है? तो 3 से लेकर 5 लाख के बीच या 4 लाख के बीच ये पाई जाती है। ठीक ना, 3 से लेकर कितने? हाँ, 4 लाख तक। तो आप जानते हैं 3 लाख से लेकर 4 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब या डेसीलीटर, इसका जीवन काल क्या है? 1 सप्ताह समझिएगा इसका जीवन काल होगा। ठीक ना, अधिक से अधिक। ठीक ना, इसका जीवन काल ये होगा 1 सप्ताह तक। ओके, अच्छा, इसका कार्य क्या है? अगर हम प्लेटलेट्स के कार्य के बारे में बोले तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करती है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है? मदद। रुधिर के थक्का बनाने में
ये रुधिर के स्कंदन में क्या करेगी भाई, मदद करेगी। ओके, और इसकी भी मृत्यु कहां होती है, इसकी भी मृत्यु जो है, इसकी भी डेथ जो होती है वो स्प्लीन में होती है, स्प्लीन में, प्लीहा में, ठीक ना। और जब डेंगू किसी को हो जाता है, डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम। इसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके ब्लड में आपके ये पाया जाता है। हाँ चलिए, मैथ की क्लास में मानता हूं आपकी स्टार्ट हो गई होगी। एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, एक ब्लड वेसल्स। बस 2 मिनट दीजिएगा, ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। रुधिर वाहिनी, क्या बचा हुआ है, ब्लड वेसल्स। बाकी लोग चले जाए, इसको बस इतना ही वीडियो आप बाद में देख सकते हैं, ठीक ना। रुधिर वाहिनी, और रुधिर वाहिनी में एक तरफ आर्टरी होती है, और एक तरफ वेन होता है। धमनी और शिरा, इनके बारे में जानते हैं आप लोग, धमनी और शिरा के बारे में, क्या होती है धमनी और क्या होती है शिरा। धमनी क्या होती है, तो धमनी आप जानते हैं, ये हमेशा है एराइजेज फ्रॉम हार्ट। हृदय से उत्पन्न होकर शरीर की ओर जाती है। और ये किधर से किधर जाती है, ये वेन, बॉडी टू, बॉडी टू, ऐसे शुरुआत करते हैं, टुवर्ड्स हार्ट फ्रॉम बॉडी। शरीर से हृदय की ओर, ये शरीर से कहां जाएगी, हृदय की ओर, और ये हृदय से दूर। ओहो, ये शरीर की ओर है, हृदय से उत्पन्न होकर, ये शरीर से हृदय की ओर, ये हृदय से उत्पन्न होकर शरीर की ओर। इसको ये भी लिख सकते हो, हृदय से दूर। तो ये दिल से दूर जाती है और वो दिल की ओर आती है। मतलब ये है, इसकी भित्ति जो होगी ना, वाल जो होगी, दीवाल जो होगी, इसकी वाल बहुत थिक होती है, इसकी भित्ति क्या होती है, थिक। और जब किसी की भी भित्ति थिक हो ना, चौड़ी हो, तो अंदर जो होता है ना, जगह कम होता है। तो ल्यूमेन क्या होता है, नैरो होता है। गुहा क्या होती है, सकरी होती है। हाँ, ये नैरो होता है। इसकी गुहा कैसी होती है, सकरी। जब भित्ति चौड़ी होगी, जब अब मान लीजिए किसी भी कमरा, जगह उतना ही है, जब दीवार बहुत मोटा बना देगा तो अंदर जगह कम बचेगा। तो यही इसमें होता है। इस वजह से यहां पर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो यहां पर ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा, हाई, ब्लड प्रेशर हाई होता है। यहां पर यही बस आपसे पूछा जाता है, इसी को ध्यान दीजिएगा। यहां पर वाल कैसी है, इसी को देखेंगे, इसी को शुरुआत कर रहे हैं। वाल यहां पर थिन है, पतली है। ल्यूमेन यहां पर कैसी है, वाइडर है, चौड़ी है।
और यहां पर ब्लड प्रेशर कैसा है, लो है। दूसरी अगर हम आगे वाले चीजें पे बात करें तो जो आपके पास आर्टरी होती है, धमनी होती है, उसमें प्रेशर हाई होता है और वो सामान्यतः उसमें ब्लड का जो प्रवाह होता है वो तेज होता है। तो इसमें रुधिर का प्रवाह तेज होता है, रुधिर का प्रवाह तीव्र, रेट ऑफ फ्लो यहां पर फास्ट होता है। और यहां पर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो जो होता है स्लो होता है। रुधिर का प्रवाह धीमा होता है। रुधिर का प्रवाह यहां पे क्या होगा, चलिए अब एक लाइन और बचा हुआ, इसमें वाल्व पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वाल्व उपस्थित होते हैं। और साथ में ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाती है, पैर में ऊपर की ओर जाएगी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, अपोजिट टू ग्रेविटेशन। तो ये ऊपर की ओर जाएगी, तो जो ऊपर जाएगा अपोजिट टू ग्रेविटेशन। इसमें वाल्व एब्सेंट होता है। और यहां पर ये गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती है। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग रुधिर, हाँ ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। ओके, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग शुरुआत से एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत डिटेल में चीजें दी हैं, फिर भी एक दो पॉइंट कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, तो वो दूसरे जगह कहीं ना कहीं से कवर हो ही जाता है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए, सभी को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच।